आज का हमारा टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी तक हम लोगों ने खूब अच्छे से पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, उसके लिए फॉर्मूला भी निकल, कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, ऐसे ही हम पढ़ेंगे सर, ये भी उसकी तरह है, सिमिलर है, थोड़ा तो सिंपल है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, बड़ा अच्छा सा टॉपिक है, मजा आएगा, तो एकदम अच्छे से हेडिंग डालिए। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। चलिए अब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में पहला हेडिंग डालिए, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। पहले समझते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को समझने के लिए ऐसे समझ लीजिए, मान कोई सारे कोई दो सेल्स ले लीजिए, पहले दो सेल्स के लिए समझ, जब किसी सेल का पॉजिटिव टर्मिनल किसी दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाए और ऐसे ही लगातार चलता रहे, अल्टरनेट नेगेटिव टर्मिनल से आपस में कई सारे सेल्स को क्या कर दिया जाए, कनेक्ट कर दिया जाए, तो सेल के इसी कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन। आया समझ में? जैसे मान लीजिए एक सेल है, एक सेल ये ले लिया भाई, ये ले लिया हमने एक सेल, क्या इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है अपना, एक सेल ये ले लिया, इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस, ये पॉइंट ए लिख लिया, एक पॉइंट बीच में बी डाल लिया, एक पॉइंट सी डाल लिया। अभी हम दो सेल के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे, आप कई सारे सेल्स के लिए भी कर सकते हो, तो सिंपल है, ठीक है। तो देखिए ये प्लस टर्मिनल है, माइनस टर्मिनल, हमने कह दिया कि करंट ऐसे निकाल दी, तो करंट पूरे में ऐसे से निकल रही है, करंट आई जा रही है भाई। इसका ईएमएफ E1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका ईएमएफ जो है वो कितना है, E2 है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। तो देखो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल। ऐसे अगर इसके बाद और एक सेल होता तो इसका नेगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट होता, तीसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, उसका नेगेटिव टर्मिनल कैसे कनेक्ट होता, फोर्थ सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो लगातार ये जो प्रोसेस है, ऐसे कनेक्शन जो होते हैं अल्टरनेट टर्मिनल्स के साथ, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव के साथ, तो इस कॉम्बिनेशन को, सेल के इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या समझ सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, इतना आ गया। अब आ गया तो आगे थोड़ी थ्योरी लिख लेते हैं कि कैसे लिखा जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक, तो लिखेंगे when the negative terminal of one cell is connected to the positive terminal of the other cell, positive terminal of the other cell is called combination, and so on, cell and so on, और बहुत सारे सेल्स होते हैं, so on करते हैं, and so on. And so on. This is called a series combination of, ठीक। अब ये तो हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन की टेक्निक। देखिए डेफिनेशन आप एग्जाम में लिखे ना लिखे कोई बात नहीं है, आपको मैंने इसलिए लिखवा दी है कि ताकि आपको समझ में आ जाए। लिख देंगे तो थोड़ा और अच्छा कुछ हो जाएगा, कॉपी चेक करने वाला नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं, काटेगा नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये तो मैंने दे दिया भाई डिस्क्रिप्शन, इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया पूरा कि सेल को सीरीज में कैसे कंबाइन करना है।
अब इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। तो लिखेंगे सपोज two cells of EMF E1 and E2 and internal resistances R1 and R2 are connected such that the current flowing is I. अब देखिए हम क्या करेंगे। अब हम पहले ये सेल के दो टर्मिनल के क्रॉस निकाल लेंगे टर्मिनल वोल्टेज। तुम्हें पता है टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? कल ही पढ़ा था हम लोगों ने। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ दिस सेल कितना होता है भाई? व्हेन एनी करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम दिस सेल कितना था? V इक्वल टू E माइनस I इनटू R। तो भाई इसके अलावा हम टर्मिनल वोल्टेज निकाल लेंगे, इसके अलावा निकाल लेंगे। अब अच्छा एक बात और, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लीजिए। इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा? इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे बन जाएगा। देखिए मान लीजिए इन दोनों का सेल का कंबाइंड होकर ईएमएफ जो है वो आया कितना? अरे इक्विवेलेंट ए का ये फिगर 2 बना लेना और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? आर इक्विवेलेंट। तो ये हो गया ई इक्विवेलेंट, ये हो गया आर इक्विवेलेंट। ये ए है और सी, ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। इसकी भी जरूरत पड़ेगी। ठीक, इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब क्या है भाई? इन दोनों का कंबाइंड ईएमएफ यानी इक्विवेलेंट ईएमएफ को हमने ऐसे शो कर दिया। इन दोनों के कंबाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस को हमने ऐसे शो कर दिया। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं भाई करंट अगर आई आती करंट इसमें भी बेटा क्या है? आई है। करंट तो सेम रहती है, सीरीज कॉम्बिनेशन आप सेल में याद रखिएगा। करंट सेम रहती है, बस वोल्टेज डिवाइड होता है रेजिस्टेंस पे पहुंचिए और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा? करंट डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो यार हम क्या लिखते हैं? VAB लिखेंगे। VAB का मतलब है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB कितना होगा? E1 माइनस IR1 एंड VBC कितना होगा? VBC E2 माइनस IR2। यहाँ से बेटा अपने चीज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अगर हमें BAC निकालना हो, BAC निकालना तो हम क्या लिखेंगे बेटा? BAC निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अरे भाई इसका प्लस इसका दोनों का निकाल लो। यहाँ ऐसे लिख सकते हैं BA माइनस BC, ऐसे लिख सकते हैं। और BA माइनस BC कैसे लिख सकते हैं? BA माइनस BB को जोड़ो, BB को सबट्रैक्ट कर माइनस BC। तो यार इसको हम BA माइनस BC क्या लिख सकते हैं? BAB लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं? BBC लिख सकते हैं। अरे बात तो वही रही। BAC को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब BAC को जब हमने इस तरीके से लिख लिया तो इसकी वैल्यू पुट करो। ये हो गया E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। हेंस BAC हमारा हो गया E1 प्लस E2 माइनस IR2। ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया बेटा। इसको इक्वेशन 1 डाल दीजिए। अब यहाँ से हम लोग लिखना शुरू करेंगे। अब फिगर 2 को ले लेंगे। देखिए फ्रॉम फिगर 2 अगर यहाँ से टर्मिनल वोल्टेज निकाला तो कितना आएगा भाई? BAC के बराबर आएगा भाई। टर्मिनल क्या है? A और C इसके बीच का ये आया इक्विवेलेंट है। तो इसको कैसे लिखेंगे? BAC इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस R इक्विवेलेंट। इक्वेशन जो इन दो इक्वेशन को कंपेयर कर दीजिए तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 E इक्विवेलेंट तो यार आ गया E1 प्लस E2 ठीक, एंड R इक्विवेलेंट आ गया भाई R1 प्लस R। ये तो दो सेल के लिए है। तो तुमको समझ में क्या आया? देखो रेजिस्टेंस सीरीज में ऐसे तो जुड़ते हैं, भले इंटरनल रेजिस्टेंस तो आ गया समझला। और भाई साहब सीरीज में जो ईएमएफ होता है वो टोटल क्या हो जाता है? जितने भी सेल हों उनका क्या हो जाता है? टोटल। इतना छाप लीजिए फटाफट, फिर हमें चैट सेक्शन में लिख देना, कंप्लीट हो जाए तुरंत जल्दी से। ठीक है।
बड़ा जल्दी 5 मिनट में नोट कर लो, जल्दी से छाप लो, टाइम नहीं है। छाप लिया? ओके, अब ये 2 सेल्स के लिए बात। अब अगर बेटा क्या होता कि एक केस करेंगे कि मान लीजिए अगर ऐसा होता, आपके सामने हम कहते हैं कि भाई साहब जैसे ये सेल है, आपके सामने ये वाला जो सेल है मिटा के हमने कैसा किया, सेम पोलरिटी से कर दिया। लो, अब की बात क्या होने लगा, करंट भाई ऐसे आ रही थी यानी जब करंट पॉजिटिव टर्मिनल में जाने लगे, ठीक, करंट जो है कहां से निकल रही, नेगेटिव टर्मिनल से। तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे इफ, लिख लेंगे इफ इन दी सेकंड सेल current is leading from negative terminal then इस केस में बेटा जो E2 लिया जाएगा वो माइनस का E2 हो जाएगा। मैंने बताया है कि भाई साहब जब भी फायदे में तो करंट कहां से निकल रही है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से, देखो यहाँ निकल रही है, लेकिन यहाँ किससे आ रही है, वो नेगेटिव टर्मिनल से। तो जब नेगेटिव टर्मिनल से निकलेगी इस कंडीशन में E2 क्या हो जाएगा, माइनस का E2, तो हेंस E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2। लेकिन याद करें कंडीशन ये होनी चाहिए E1 ग्रेटर देन देन, इसीलिए तुमको याद होगा मैंने एक ट्रिक बताई थी, यहाँ सेम पोलरिटी नेगेटिव वाले से कनेक्ट हो, पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट हो सीरीज में, ठीक, तो नेट ईएमएफ कितना हो जाता है, माइनस किया जाता है आपस में, तो ऐसे ही माइनस हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये सेम पोलरिटी हो गई और तुमने मान लिया कि यार ये ज्यादा ये कम है, तो छोटे वाले को बड़े में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक, अगर मान लो ये बड़ा होता तो भाई सब माइनस यही रहता, तो नेगेटिव में आ जाती टोटल क्वांटिटी। ठीक, तो आ गया बात समझ में। तो अगर सेल से करंट निकले पॉजिटिव टर्मिनल से तो वो प्लस में लिया जाएगा ये ना, तो अगर नेगेटिव से निकले तो वो किस में लिया जाएगा, किस साइड के साथ, नेगेटिव साइड के साथ। ये लाइन जरूर लिख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, इंटरनल रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम का सेम ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये मैं निकाल देता हूं, ये मैं निकाल देता हूं। आप हम लोग डायग्राम बना रहे हैं ताकि आपको आगे समझ में आए, छोटा सा डायग्राम में बना देना है सेकंड पे। ये प्लस दिया तो नहीं था आपने, ये निकाले थी, ये दिया था, ये माइनस दिया था, थोड़ा डिस्टेंस दिया था r
ये बी ले लिया था पॉइंट। अब ये दूसरा सेल ऐसे लगा देना, नेगेटिव इधर लगा देना, प्लस ये यस R2 R1 E1 E2, अगर वो करंट ऐसे आ रहे तो नेगेटिव से निकल रहे, तो ये चीज याद रखना। ठीक, ये बना लेना चाहो साइड से, इतना लिख लीजिए। अब इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये तो दो सेल के लिए था, अगर बेटा n सेल हो तो n सेल का क्या कर दो, सम कर दो। अब याद उसमें ये रखना है, सॉरी, याद उसमें बेटा क्या रखना है कि भाई साहब जिस सेल से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकले उसका तो ईएमएफ प्लस में लिखना है, और जिस सेल के नेगेटिव से करंट निकले उसका ईएमएफ के सामने माइनस का साइन लगा के ऐड कर देना। आई बात समझ में? बस इतना सा दिमाग में याद रखो, कभी गलती ही नहीं होगी। अगर सेल के नेगेटिव टर्मिनल से करंट निकल रही है, then you have to take the negative sign for the EMF. And if the current is leaving from the positive terminal of the cell, then you have to place positive sign with the EMF. ठीक है? Clear है? तो conclusion लिखेंगे for n cells in series. तो n cells के लिए इक्विवेलेंट ऐसे हो जाएगा E1 plus E2 plus dot 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 E। अब मान लो यही कहानी हम कर रहे थे भाई, इस सर्किट में मान लो हम n सेल लगा देते, और बेटा ये दूसरा वाला जो सेल है वो ऐसा लगा होता है, जानते तो E2 की जगह हम कौन सा साइन प्लेस करते हैं? नेगेटिव साइन। ठीक है, इससे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं बेटा, इतना बहुत क्लैरिफिकेशन। ठीक, यार इक्विवेलेंट लिखेंगे फॉर, अब n सेल्स हैं तो यार n इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, तो R इक्विवेलेंट कितना रहेगा? R1 plus R2 plus dot 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 R। सिंपल है, बहुत ज्यादा आसान है। अच्छा एक बात और बता सकते हैं हम आपको, कई बार होता क्या है डायग्राम में सेल ऐसे बना होता है लेकिन उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिखाते हैं, तो लिख देते हैं कि 10 वोल्ट का सेल है, उसका 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, कई बार क्या होता है वो लोग ऐसे बना देते हैं कि सेल बना दिया 10 वोल्ट का और उसके नीचे ऐसे ऐसे बना दिया, तो उनको लगेगा कि ये बेटा कनेक्शन में नहीं है, लेकिन नहीं, आप ये समझ के चलिए कि भैया सेल है, सेल जब सर्किट से कनेक्ट है सेल के अंदर होता है ये रेजिस्टेंस, कोई बाहर से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है बाहर के साथ कनेक्ट किया जाए। जहां जहां सेल होगा वहां वहां इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो ये भी ठीक है, जिसमें दिखाया ही नहीं गया सीधे सीधे लिख दिया गया, ये भी ठीक है, नीचे लिख बना दिया गया तो ये भी सेल ही माना जाएगा। और ये बहुत साधारण बात है कि ऐसे बना दिया तो बच्चा कभी कंफ्यूज भी नहीं होता। उन्होंने कह दिया ये 10 वोल्ट का सेल है, 2 ओम का रेजिस्टेंस, तो ये पूरा इतना बड़ा क्या हो गया? ये सेल। ठीक है, ये भी इतना बड़ा क्या है? ये सेल। ये भी इतना बड़ा क्या है? ये सेल। तो तीनों डायग्राम जो है वो सही है। हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसे दे दिया जाए, आप किसी बुक में पढ़ते हो ऐसा पढ़ते हो, या किसी किसी एग्जांपल या क्वेश्चन या बुक में कहीं कहीं ऐसा लिखा हो, तो आप ये कंफ्यूजन मत पालिएगा कि ये गलत हो सकता है, ये गलत हो सकता है, कोई भी गलत नहीं है, ऑल आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, तो इतना ध्यान रखिए। तो कंक्लूजन तो बेटा मिल गया। कंक्लूजन क्या मिला भाई? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज की तरह ऐड कर दिए जाएंगे, और अगर n सेल सीरीज में है तो वो भी डायरेक्ट प्लस कर दिए जाएंगे। बस ध्यान ये रखना है कि सेल सारे सारे प्लस तभी होंगे जब सारे सेल के टर्मिनल से करंट निकलेगी, किससे? पॉजिटिव टर्मिनल से। अगर उनमें से एक भी सेल से नेगेटिव टर्मिनल से करंट निकले तो उसी सेल का ईएमएफ को माइनस लिख देंगे। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपके साथ। अब हम लोग करते हैं सेल्स इन पैरेलल। बहुत अच्छा है टॉपिक, ये लिख लिया होगा, ये नहीं लिख लिया मैथ्स स्क्रीनशॉट लो, टाइम ज्यादा है नहीं तो जो है मैथ्स पे कराएं, थोड़ा स्पीड पकड़ो भाई, जल्दी जल्दी करते हैं। ओके, अब लिखेंगे दूसरा सेल्स इन पैरेलल। पैरेलल बहुत अच्छी बात है, पैरेलल वाला पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सेल्स का पैरेलल क्या होता है भाई? सेल को कई सारे सेल्स को इस तरीके से अरेंज किया जाए कि जो सेल्स हैं उनके सारे पॉजिटिव टर्मिनल को एक कॉमन पॉइंट के साथ और उनके सारे नेगेटिव टर्मिनल को एक कॉमन पॉइंट के साथ जोड़ के कनेक्ट कर दिया जाए, तो सेल का ये कॉम्बिनेशन कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन सेल। ठीक है,
तो आप लोग पढ़ने जा रहे हैं सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो देखिए डायग्राम कैसे बनेगा, बहुत ज्यादा आसान, बहुत सरल। चलिए, तो हमने नहीं किया भाई दो सेल्स, तो लिखवा देंगे अपनी शक्ल के ऊपर। चलो लिख लीजिए तो कब होगा। When, हालांकि इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। When the positive, आपको सीधा डेरिवेशन करना है। When the positive terminals of the cells are positive terminals of the cells are connected to one point and negative terminals are connected to another point connected to another point is called, आगे आप जानते हो, इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। लिख लीजिए, अब हम सेल बनाते हैं। देखिए बेटा समझिए, पेन कॉपी बंद करके थोड़ा इधर देख लीजिए, ध्यान दीजिए, समझ में आया। ये हमने सेल, दो सेल के लिए कर रहे हैं, हम पहले दो सेल के लिए कर रहे हैं, ज्यादा झंझट क्यों पाले हैं, दो के लिए करते हैं, बाकी तो हो ही गया। ये सेल हो गया, ये सेल ले लिया हमने, ओके। चलिए इसको थोड़ा स्टाइल से करते हैं। लग रहा है यार, थोड़ा अच्छा लग रहा है। ओके, फाइनली सीधी होती है तभी मजा आता है। देखो अच्छा लग रहा है, अब ठीक हो गया। अब देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, सबका नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव इसका ई में, E1 इसका ई में, E2 इसका। अब देखो इंटरनल रेजिस्टेंस हम ऐसे बनाएंगे, ये भाई बन गया R1 और भाई साहब ये बन गया R2। भाई बात समझ में, देखो ऐसे बनाएंगे, ठीक। बहुत अच्छे, इतना सीख लिया, बहुत बढ़िया। सीख लिया है तो भाई ये हमने डाल दिया टर्म, ये हमने ए डाल दिया और ये हमने बी डाल दिया। चलिए अब देखिए भाई साहब, मान लीजिए करंट आई है आई, मान लीजिए भाई, अब जब निगेटिव टर्मिनल है तो हम आइडियल करंट किधर जाएगी, निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगी, तो मान लो आई करंट जा रही है, डिवाइड होके क्या होगी I1 और इसमें I2, यहाँ भी I1, यहाँ क्या रहेगी I2 और फिर से मिली जंक्शन पे और भाई क्या हो गई I1 प्लस I2, यानी देखो क्या डिवाइड हुआ यहाँ पे करंट। So this is the circuit for the bipolar combination of the cells and we can write here, यहाँ से लिख सकते हैं इसको इक्विवेलेंट सर्किट बना लो, सेम वही सर्किट, कोई टेंशन नहीं भाई। काफी लोग आगे में ठीक है यार, ये तो हो गया यार, ऊपर लिखे थे खाली पड़ी है, इसका भी तो यूज करते हैं। ये हो गया हमारा आर इक्विवेलेंट, ये टर्मिनल्स, ये इक्विवेलेंट का सिंबल होता है, ठीक है। ऐसा थोड़ा लहरा बनाया, वेव बनाई पानी की सतह पे, बाकी स्ट्रेट लाइन बनाई, बड़ा होगा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ काइंडनेस, वो इक्विवेलेंस वाला ही होता है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये होता है इक्विवेलेंट, बराबर। चलो भाई देखो, देखो अब इसको देखो, तो यार फला अगर इसको आप थ्योरी लिख सकते हो, आगे लिख सकते हो, सब लिख दे रहा हूं। सपोज टू सेल्स ऑफ EMF E1 and E2 are connected in parallel and their internal resistances are R1 and R2. The flowing current flowing in them
then I1 and I2 खत्म कहानी। ये तो थ्योरी हो गई, आप बच्चों की तरह लिख सकते हो, ठीक है। ये पहला डायग्राम, ये दूसरा डायग्राम, ठीक। बहुत अच्छे। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम करने जा रहे हैं कोई दिक्कत बात है भाई, पोटेंशियल ए बी के क्रॉस निकाल देंगे। तो डिवाइड क्या हुई है यहाँ पे पैरेलल में करंट, तो लिखेंगे सिंस I इक्वल टू I1 प्लस I2। बहुत अच्छे। I इक्वल टू I1 प्लस I2, ये तो हो गया भाई, ये तो कहानी हो गई खत्म। अब पहले तुमने रिलेशन पढ़ा, क्या पढ़ा तुमने, सिंस B इक्वल टू क्या होता है E माइनस I R, खूब अच्छे से पढ़ा है। तो यार ये याद रखना, इसके क्रॉस जो बी होगा, अरे भाई पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है, सेम। टर्मिनल वोल्टेज विल बी सेम अक्रॉस ईच सेल। बी इसके क्रॉस होगा, बी इसके क्रॉस होगा, तो चेंज क्या होगा महाराज, करंट। करंट चेंज हो जाएगी, तो लिखेंगे हैंस आर आई निकालने हैं, यहाँ पे आई कितना होगा ई माइनस वी अपॉन आर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए hence I1 निकाल लो E1 माइनस V अपॉन R1, बेटा V सेम रहेगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। एंड I2 कितना हो जाएगा E2 माइनस V अपॉन R2 फ्रॉम 1, क्योंकि डिवाइड क्या हुई है करंट, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। ये तीन 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 देख रहे हो क्या करना है, चलो करते हैं। ओके, ओके, चलो। याद रखना दूसरे सर्किट के लिए हमको क्या निकालना है, बी इक्वल टू इक्वेशन आएगी बी इक्विवेलेंट माइनस आर आई आर इक्विवेलेंट, तो हमें बी लाना है इस इक्वेशन से राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में। कैसे लाएंगे, लिखेंगे आई इक्वल टू P1 अपॉन R1 प्लस P2 अपॉन R2। बहुत अच्छे, तरक्की पे हैं हम लोग। माइनस बी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। बहुत बी वाले जो टर्म को इधर ले, इस वाले टर्म को इधर लेकर, बहुत अच्छा। तो बी ये हो गया भाई साहब R1 प्लस R2, नीचे R1 R2। बहुत अच्छे। ये इधर इधर एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम ले लो, ले लो ले लो ले लो ले लो एलसीएम। E1 R2 E2 R1 अपॉन R1 R2, और I चला गया बच्चे माइनस में। अब हम बी निकालना है, तो भाई पूरी पूरी क्वांटिटी को क्या करेंगे, डिवाइड। तो जब डिवाइड में ले जाएंगे तो बेटा ये तो हो जाएगा कट, और रह क्या जाएगा ये। बहुत अच्छे, करते हैं डिवाइड, करें डिवाइड, चल करते हैं डिवाइड, करते हैं। तो हेंस b इक्वल टू सिंपलीफाई करके आ जाएगा E1 R2 E2 R1 अपॉन R1 प्लस, और ये यहाँ जाएगा इसके नीचे, तो ये टर्म चली जाएगी ऊपर, ये वाली टर्म आ जाएगी नीचे, तो माइनस का I R1 R2 अपॉन R1 प्लस, इसको इक्वेशन डाल दीजिए 2। इतना शॉर्ट है भाई साहब, जल्दी ये लाइन लिख लो यार, तो मैं तुमको घंटा स्क्रीनशॉट लिख लेना, फिर बस रह ही क्या गया, कुछ नहीं रह गया। आज पता नहीं क्या है प्रॉब्लम भाई, वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है। अब होगा क्या, अब इतना स्क्रीनशॉट ले लेना, ये स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इस इक्वेशन के आगे बढ़ते हैं, देखिए थोड़ा मिटा देते हैं, लंबा डेरिवेशन है, जगह कम है, तो हम क्या करेंगे, अरे ये तो कैसे बोलना लगे, चलो 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 चलो, हाँ चलो बस उसको नहीं बता रहे। ओके, अब हम इस वाले फिगर को पकड़ लेंगे। देखो तो भाई साहब हमारा लिखेंगे फ्रॉम फिगर
फिगर 2 से क्या आएगा, यही तक खत्म हो जाएगा। देखिए फिगर 2 से अगर हम बी निकालें तो क्या टर्मिनल वोल्टेज आएगा मेरे भाई, क्या आएगा, टर्मिनल वोल्टेज आएगा बी अक्रॉस ए बी, ठीक, फ्रॉम हियर टू ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। इक्वेशन 3 लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, क्या गेट, नया नया गेट, इक्विवेलेंट तो इसके इक्वल हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, E1 R2 E2 R1 और R1 प्लस 2, ये हो गया इक्विवेलेंट। एंड R इक्विवेलेंट क्या हो गया, R1 R2 और R1 प्लस R2, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, R1 अपॉन R इक्विवेलेंट, एक ही बात है, R1 प्लस R, ठीक है। अच्छा ये बात याद रखेंगे कि भाई साहब सेल का अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक, और मान लो n सेल हैं, तो हम कहेंगे टोटल उनका ईएमएफ कितना हो जाएगा, तो भाई साहब ई रहेगा, याद रखना, वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है, तुमको बताया था मैंने, अभी अभी यही तो बोल रहे थे, अरे ये सारे क्या है, वोल्टेज ही तो हैं, तो सेल का जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है, अगर कई सारे सेल लगे, जैसे मान लो ईएमएफ के कई सारे सेल लगे तो n लगे, तो वैसे तो सीरीज में होते तो क्या होता है n इंटू ई, लेकिन पैरेलल में अगर हम कहें इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, तो ई ही रहेगा, चाहे 1000 सेल लगा रखे हो पैरेलल में, ठीक है, ये बात याद रखना। और रेजिस्टेंस का तो वैसे रहता है इंटरनल वाले का, जैसा वो वालों का रहता है, ठीक है। तो आज के लिए यार इतना ही रखो सेल का कॉम्बिनेशन, ठीक है बेटा, आज के लिए सिर्फ इतना रखिए, और बाकी मिलते हैं कल के लेक्चर में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, फिलहाल तो वीडियो रिकॉर्ड हो गया, बाद में भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखें और पढ़ते हैं, ठीक है।